जो भी न्यू स्टूडेंट हैं ड्रॉपर बैच के, प्लीज़ एक बार क्लास के बाद आ जाइएगा। जो ज्वाइन किए हैं, जो अभी तक ग्रुप में जिनको ऐड नहीं किया हूँ, मैं एक ग्रुप बनाया हूँ, मैं भूल जा रहा हूँ, प्लीज़ एक बार ऑफिस में आ जाइएगा 12 बजे के बाद। ओके स्टूडेंट, आप लोग कन्वर्सन कर लेंगे वन कॉन्सेंट्रेशन से अदर। कुछ क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे। किसका किसका कन्वर्सन कर लिए थे? मोलरिटी देके बाकी पूछ लिए थे, मोलरिटी देके बाकी पूछ लिए थे। मोलरिटी अगर देंगे तो क्या लेकर स्टार्ट करना चाहिए? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीजिएगा। मोलरिटी देंगे तो क्या स्टार्ट करना चाहिए? परसेंटेज वेट बाय वेट देंगे तो क्या लेना चाहिए? मास ऑफ सॉल्यूशन। करेक्ट। अब मोल फ्रैक्शन देंगे तो क्या लेना चाहिए? एक मिनट। मोल फ्रैक्शन देंगे तो क्या लेना चाहिए? चलिए, मोल फ्रैक्शन देंगे तो टोटल मोल कुछ मान लीजिएगा। मोल फ्रैक्शन दे रहे हैं ना, तो क्या मान लेना है? टोटल मोल ऑफ द सॉल्यूशन। लिख लीजिए भाई कहीं नोट करके। मोल फ्रैक्शन देके बाकी पूछेंगे। ऐसे लिखेगा, इफ मोल फ्रैक्शन आर गिवन एंड वी हैव टू फाइंड आउट अदर कॉन्सेंट्रेशन, देन वी सपोज दैट टोटल नंबर ऑफ मोल इक्वल टू कितना? 2 कुछ भी, क्योंकि इंडिपेंडेंट है। मैं बोल रहा हूँ, ये नहीं डाउन नहीं दे रहा हूँ, मतलब कुछ भी आप मान सकते हैं। तो पहले ही बोल दिया है ना। जैसे मेरे लिए सबसे कन्वीनियंट रहता है कि मैं 1 नहीं तो 10 ले लेता हूँ। 2, 3 थोड़ा ऑड होता है, ठीक है। कैलकुलेशन जानबूझ के क्यों बढ़ाएंगे? ऐसा लेंगे ना जिसमें कैलकुलेशन आसान हो, राइट। अब 1000 मत लीजिएगा, बेटर क्या रहेगा? या तो 1 नहीं तो 10 ले लीजिएगा। देन वी हैव टू सपोज टोटल नंबर ऑफ मोल इक्वल टू 1 और 10। टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूशन, मतलब ये मैं कोई रूल नहीं बता रहा हूँ। कोई अगर आपसे पूछेगा क्या 1 और 10 ही लेना चाहिए, तो बोलना है कि नहीं, कुछ भी ले सकते हैं। मैं अपना मतलब कन्वीनियंट के लिए ऐसा काम कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, फिर भी अगर रिजिड रहेगा तो बोलेगा ठीक है, टोटल नंबर ऑफ मोल n ले लो। लास्ट में जाके n कैंसिल हो जाएगा, राइट। अच्छा स्टूडेंट, परसेंटेज वेट बाय, यहाँ ध्यान से सुनिएगा, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम दिया रहेगा तो क्या मानना चाहिए? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। कितना मानिएगा? लिख लीजिए। क्या लिखना है वो भी बोलना पड़ेगा। ये परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, मतलब 5 चीज था। कौन को? एक मिनट। मोलरिटी, परसेंटेज वेट बाय वेट, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, मोल फ्रैक्शन। किसमें क्या मान के चलने से मेरा रास्ता आसान रहेगा वो मैं लिखवा दिया हूँ। इफ परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम इज गिवन and we have to find out other concentration, then we suppose that volume of solution equal to 1 liter. क्या बोले? हाँ, मास ऑफ सॉल्यूशन मतलब मान के चलना है। आप कितना लेना है वो आपकी मर्जी है, इंडिपेंडेंट होता है। तो ये मुझे बोलने का रिक्वायरमेंट था ही नहीं, क्योंकि मैं पहला क्लास में पहला लाइन ही बोल दिया। एक कॉन्सेंट्रेट, अब इसमें कोई आपसे रिजिड हो जाएगा। इफ परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम दिया हुआ है, नहीं मैं मास ऑफ सॉल्यूशन ही मानूंगा। बनेगा नहीं बनेगा? मेरा आंसर बिल्कुल 100% बनेगा। कुछ भी मान सकते हैं। अब उसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन ऊपर नीचे हो कैलकुलेशन नहीं, थोड़ा सा बड़ा और छोटा सॉल्यूशन हो सकता है, बट नीट में उतना टाइम रहता नहीं है, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं लिखवाया। मुझसे बोलिएगा, मैं कुछ भी मान के बना सकता हूँ, ठीक है। मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्वस ग्लूकोज सॉल्यूशन, मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्वस ग्लूकोज सॉल्यूशन इक्वल टू 0.1। अच्छा, अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉल्यूशन दिया रहेगा तो इसका मतलब समझ में आ जाएगा। स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया हुआ है तो उसमें बस ग्राम पर में लगाएंगे तो डेंसिटी हो जाएगा।
स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू 1.1, फाइंड मोलरिटी। मोलरिटी परसेंटेज वेट बाई वेट, परसेंटेज। अब 1 मिनट रुकेगा, यहाँ देखिए चिन्ह में, इस चीज़ को मैं क्लास 11th में डैम श्योर करवाया होगा फर्स्ट टाइम। अब सेकेंड टाइम आप चीज़ों को कोरिलेट कर पाएंगे। अच्छा यहाँ पे ऐसे ऐसे लेना था, तो सेकेंड टाइम अगर पढ़ते पढ़ते इतना मतलब आपको बिल्कुल एक दूसरे से, फर्स्ट टाइम मुझे भी हवा नहीं लगा होगा अपने टाइम पे कहाँ से क्या लेना है। सेकेंड टाइम में पूरा ऑलमोस्ट क्लियर होता है, थर्ड टाइम में स्पीड आ जाता है। अब बच्चे यहाँ पे ही बोर होना स्टार्ट होता है कि तो मेरा पढ़ा हुआ है। मतलब आपको देखिए, मैं हर साल इसको 3 या 4 बैच में पढ़ाता होगा और हर बैच में इन करता हूँ तो उतना ही इंटरेस्ट लेता हूँ, क्योंकि अच्छा यहाँ पे इससे क्या होगा कि मुझे एकदम बिल्कुल मेरा स्पीड और भी फास्ट होता जा रहा है। यहाँ कुछ भी लेकर कैसे भी बढ़ जाएंगे, मेरा मार्कर रुकेगा नहीं। तो अब बच्चे को वैसा ही चाहिए, उनको सेम क्वेश्चन को सेकंड या थर्ड टाइम बनाते हैं तो बोर नहीं फील करना है, उसको एंजॉय करना है, स्पीड बढ़ाना है, ठीक है। इसी बात में क्वेश्चन सॉल्व करना है। ग्लूकोज का फार्मूला आप लोग को पता है? ग्लूकोज का फार्मूला था C6H12O6। मोलर वेट कितना रहता है? वेरी गुड। यहाँ देखेंगे सब लोग, लेट टोटल नंबर ऑफ मोल इक्वल टू 10, करेक्ट। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज कितना रहेगा? कैसे? तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज बाई टोटल नंबर ऑफ मोल्स 0.1। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज यहाँ पे निकल जाएगा 1। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर क्या है? सोल्यूशन है 9। ये मेरा काम हो गया। इसका मोल पता चल गया तो क्या मास ऑफ सोल्यूशन पता चल जाएगा? और यहाँ से मास ऑफ ग्लूकोज जो माने हैं उसके अकॉर्डिंग मास ऑफ ग्लूकोज पता चल जाएगा कितना? 1 × 180 ग्राम। और क्या यहाँ से मास ऑफ वाटर निकाल पाएंगे? हाउ मच? 9 × 18 कितना रहेगा?
162 ग्राम। यहाँ तक हो गया। क्या हम लोग पहले रेडी कर लेते हैं। मास ऑफ सॉल्यूशन बता पाएंगे कितना? 342 ग्राम। क्या वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बता पाएंगे? देखिए मेरा लिखा हुआ सही है, मास बाई डेंसिटी, मास बाई स्पेसिफिक ग्रेविटी का मतलब डेंसिटी, उसमें बस क्या लगाना है 1.1 ग्राम पर ml। देखिए ये मैं फर्स्ट मेथड से सॉल्व कर रहा हूँ। ग्राम ग्राम कैंसिल हो जाएगा तो कितना रहेगा 342 इंटू 1.1। एक मिनट, जितना भी कुछ निकालने के लिए चाहिए मुझे सारा डेटा यहाँ पे मैंने इकट्ठा कर लिया। जितना कुछ भी निकालने के लिए मुझे चाहिए इन चारों के लिए मैंने पहले वो इकट्ठा किया। अब आप यहाँ से बस फार्मूला बोलते रहिए, मैं आंसर बोलते रहूँगा। पहला क्या, मोलरिटी का फार्मूला क्या है भाई, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट 1 है ना, और डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट है मोलरिटी के लिए। तो वॉल्यूम निकल गया है, लेकिन यहाँ पे लिख दें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। क्या आप लीटर में कन्वर्ट कर लेंगे? ये ml में आया है, इसको 1000 डिवाइड कर लेंगे, ए बन गया, हो जाएगा ना। बोलिए कैलकुलेशन पार्ट आपका यहाँ पे से हो पाएगा। जिसको थोड़ा भी डाउट रहेगा तो उसको लेटर सपोज नहीं करना है, प्लीज मुझसे पूछना है क्लास में, एवरीवन। ओह 1.1, बाकी इसका 1000 से तो डिवाइड कर लेंगे, लीटर पे कन्वर्ट कर लेंगे। सेकंड है मोलालिटी। मोलालिटी के लिए फार्मूला बोलिए, फार्मूला बोलना पड़ेगा। मोल ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ पूरा बात क्यों नहीं बोलते हैं भाई? मैं बोलता हूँ मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, आप लोग मास ऑफ सॉल्वेंट बोल के रुक जाते हैं। मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है? यहाँ देखिए ये बड़ा इंटरेस्टिंग सॉल्यूशन है। कैसे? सॉल्वेंट क्या है? वाटर। जनरली सॉल्वेंट का अमाउंट ज़्यादा रहता है, राइट। यहाँ पे भाई सॉल्यूट का अमाउंट ज़्यादा है, कुछ ऑब्जर्व किए, और सॉल्वेंट का अमाउंट मास कम है। ऐसा भी होता है समटाइम्स। कैसा? जो भी रहेगा बट उसका मोलर मास ज़्यादा था ना, समटाइम्स ऐसा हो सकता है। यहाँ देखिए तो मोलरिटी के लिए 1/162/1000 कर दें एक साथ, मैंने केजी में कन्वर्ट कर दिया, समझ में आया? एक कैलकुलेशन हो जाएगा। थर्ड क्या चाहिए? इतना आसान था, परसेंटेज वेट बाय वेट। क्या लिखेंगे एवरीवन? जब भी पूछूंगा फार्मूला बोलना है सबको। मास ऑफ कितना सॉल्यूट 180 और डिवाइड बाय एन टू व्हाट, कैलकुलेशन हो जाएगा। सच में बहुत टफ था, बच्चों का गेम है, राइट। पांच टाइप का ही तो है। मैं आपके जगह पर रहता तो उस 5 टाइप को 3-3 बार बना लेता, जिनका फर्स्ट टाइम है इस टाइप का प्रॉब्लम का। घर पे जाकर कहानी ख़त्म। 2 से 3 बार बनाते तो बोर हो जाते, रट जाते, याद हो जाता है अच्छा इसमें ये करना रहता है, रास्ता पता चल जाता, क्योंकि यही तो कन्वर्सन आएगा। परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम 180 और डिवाइड बाई निकला हुआ है, लेकिन यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में लेना है? ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि बोल क्या रहे हैं, राइट। इंटू 100। देखिए कैलकुलेशन घर पे कर लेंगे।
नोट कीजिए। आप लोग कैलकुलेशन कर लीजिएगा घर पे। आप दोनों मुझे व्हाट्सअप कीजिएगा, सेकंड नीट का मैंने सिलेबस क्या अनाउंस किया है, मैं भूल गया हूँ। मैं वहाँ पे मेंटेन करूँगा अपना एक, मैं अलग अलग बैच का PDF वर्ड फाइल बना के रखता हूँ कि किसमें क्या चल रहा है। वैसे ही DPP का भी कहाँ पे क्या चल रहा है, क्या लिया है क्या नहीं लिया, उसको मेंटेन करते हैं। तो मैं वहाँ पे उस दिन लिखना भूल गया था। हो गया? देखिए, इसमें मैं जानबूझ कर थोड़ा टाइम अपना वेस्ट कर रहा हूँ आपके सिर्फ कॉन्फिडेंस के लिए। मान लेते हैं कि समटाइम्स ऐसा होता है ना कि नहीं, आप इसमें क्या लेना था पजल हो गया, भूल गए, क्या लेना था वो भूल गए, और आपको क्वेश्चन लगा के आ जाना, सॉल्व करके आ जाना है। बोलिए, जो बोलिएगा वो मान के आगे बढ़ूंगा भाई। यही तीन चीज़ तो मान सकते हैं। मास ऑफ सॉल्वेंट मान सकते हैं, और नहीं तो क्या, मास ऑफ सॉल्यूशन, करेक्ट, और नहीं तो मास ऑफ सॉल्यूट भी समटाइम्स मान सकते हैं, लेकिन जनरली मास ऑफ सॉल्यूट को हम लोग अवॉइड करते हैं, या मास वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो इन तीनों में से मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्यूशन या वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में क्या माने? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब मुझे इस क्वेश्चन को बना देना है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना लेंगे? और एक चीज़ याद रखिएगा, इसके साथ मेरा आंसर मैच करना चाहिए। अगर आंसर मैच नहीं करेगा तो कहीं ना कहीं मैं रॉन्ग हो जाऊंगा, ठीक है? तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना? सबसे आसान तो सर यही है, 1 लीटर, मतलब कितना ml? 1000 ml। तो मास ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा भाई? करेक्ट? अच्छा, वन लीटर, इतना ग्राम। यहां देखिए, अब इसमें प्रॉब्लम क्या होगा? इसमें मुझे प्रॉब्लम होगा, ध्यान सुनिएगा, इसमें मुझे प्रॉब्लम ये होगा कि सर इतना ग्राम तो है, बट इसमें कितना मोल सॉल्यूट का है, कितना मोल सॉल्वेंट का है, ये तो नहीं पता है। और जब तक वो पता नहीं चलेगा कि कितना मोल सॉल्यूट का है, तब तक तो हम लोग मोलरिटी नहीं निकाल सकते हैं। और जब तक हम लोग को ये नहीं पता चला है कितना मोल सॉल्वेंट का है, तब तक हम लोग मोलरिटी नहीं निकाल सकते हैं, करेक्ट? तो मान लेते हैं कि N1 क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और N2 क्या है? नंबर ऑफ मोल। क्योंकि यहाँ तक आने के बाद आपके दिमाग में बैक ऑफ द माइंड चलेगा ना कि अब मुझे निकालना क्या है। आपको चलेगा ओके मोलरिटी निकालना है, फिर चलेगा मोलरिटी निकालना है, तो मुझे तो ये बताना पड़ेगा क्या कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या है। फिर उसके आगे अकॉर्डिंग आगे बढ़िएगा, तो मानना पड़ेगा ना कि इतना ग्राम में, मान लेते हैं इतना ग्राम में, कितना ग्राम में? इतना ग्राम में N1 क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। N2 क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। ये मैं खुद नहीं सोचा, मैं यहाँ आने के बाद मैं भी रुक गया कि अब मुझे क्या चाहिए। ओके, मोलरिटी, मोल चाहिए सॉल्यूट का और सॉल्वेंट का, क्योंकि सॉल्वेंट का मोल अगर नहीं पता चलेगा तो मुझे सॉल्वेंट का, लेकिन सॉल्यूट का भी अगर मोल पता चल जाएगा तो सॉल्यूट का मोल से मैं सॉल्यूट का मास निकाल के माइनस कर दूंगा यहाँ पे, लेकिन एटलीस्ट सॉल्यूट को तो पता होना पड़ेगा। ओके, और उसके बाद ए मुझे हेल्प कर देगा। N1 डिवाइड बाई N1 प्लस N2 इक्वल टू व्हाट? 0.1। तो लिख सकते हैं N1 इक्वल टू 0.1 N1 अब प्लस N2, तो N2 इक्वल टू कितना?
N2 इक्वल टू, हाँ 0 पॉइंट, देन 0.1 N2 इक्वल टू कितना हो जाएगा स्टूडेंट? 0.9 N1, ठीक है ना। तो N2 इक्वल टू, और N1 क्या है? एक नंबर है। देखिए तो ये लिख सकते हैं N1 क्या था? अब सही है, दिस इंटू दिस मास ऑफ सॉल्यूट, दिस इंटू दिस मास ऑफ सॉल्वेंट इक्वल टू कितना? 100, 1100, करेक्ट। इसका मतलब है कि यहाँ से हम लोग और N2 के बदले क्या पुट कर देंगे? 180 और प्लस 9 N1 इंटू 18 इक्वल टू 1100। तो क्या यहाँ से N1 निकल जाएगा? N1 तो एक नंबर है ना, नंबर ऑफ मोल, जैसे मोल बोलते हैं ना, 2 मोल 3 मोल 5 मोल समथिंग लाइक दिस। तो N1 इक्वल टू कितना हो जाएगा एवरीवन? तो N1 यहाँ से निकाल के बताइए, मैच करना है कॉन्फिडेंस के लिए। 1100 बाई 3, 1100 बाई 342, करेक्ट ना। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? अब मोलरिटी का डिफरेंशियल मूल्य, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो यही है, और डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। कहीं पे कुछ मिस्टेक तो नहीं हो रहा है? एक बार ओके, मतलब इसको डिवाइड करके देखें तो कितना होता है? यहाँ पे ना, वहाँ पे देखते हैं, इसके साथ मैच कर लेंगे, मैच होना पड़ेगा ना। 1 यहाँ पे वॉल्यूम कितना आया था स्टूडेंट? 342 बाई 1.1 था। इसको 1000 से डिवाइड भी तो करना था, लीटर में कन्वर्ट, क्या बन जाएगा? 1100, 1100 ऊपर चला जाएगा, अलग आया सेम आया, डिट्टो सेम आया। आना भी चाहिए था, नहीं आता तो फिर तो हम लोग कुछ भी नहीं मान सकते थे। अब तो कॉन्फिडेंस आ गया, बट फिर भी मैंने बोला था कि आप मोल मान लीजिएगा, आपके लिए रास्ता आसान रहेगा। बट कुछ भी मानकर स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन कुछ भी मानिएगा तो आपको इतना दिमाग होना पड़ेगा कि रास्ता अलग लेंगे तो उस रास्ते के अकॉर्डिंग क्या क्या रिक्वायरमेंट, उसके अकॉर्डिंग आगे बढ़ेंगे। ये भी मेथड लिख लीजिए, सेकंड मेथड। सॉल्यूशन समझ में आ गया? अब इसके बाद यहाँ देखिए N1 पता चल गया, तो क्या N1 के हेल्प से हम लोग नंबर ऑफ मास ऑफ सॉल्यूट निकाल पाएंगे? और मास ऑफ सॉल्यूट निकल जाएगा तो मास ऑफ सॉल्वेंट निकल जाएगा, बाकी सब कुछ निकल जाएगा। कन्वर्सन ऑफ वन, देखिए एक्चुअल थिंग इज दैट कि कन्वर्सन ऑफ वन कॉन्सेंट्रेशन इनटू अदर है कंसेप्चुअल, बट है बहुत मज़ेदार, टफ नहीं है। इतना के बाद आपसे बन जाना चाहिए। ओके एवरीवन, अब यही चीज़ मैं लिया था जब आप लोग को सीपी ऑफ सॉल्यूशन पढ़ाना स्टार्ट किया था, पहला ही लेक्चर में। अब उसको फर्स्ट लेक्चर में ही आप लोग मुझे पकड़ लिए, सर ये तो ऊपर ऊपर चला गया। तो एक्चुअली इतना करने के बाद अब धीरे धीरे आएगा समझ में, ठीक है। मैं थोड़ा आप लोग पर ज़्यादा ट्रस्ट कर लिया कि शायद आप लोग पढ़े हुए हैं थोड़ा बहुत, जो को ले पाइएगा। इसको हटाएं, हो गया। नहीं भाई, मैं एक्चुअली आप लोग को मनोस्थिति समझ सकते हैं। नहीं एक्चुअली मैं तो एज ए टीचर बातों को इम्पोज करता हूँ ना, बट मेरा भी बिगिनिंग ऐसा ही रहता होगा भाई।
ये भी समझने में मुझे 4 दिन लग गया है अपने टाइम पे। पर सबको पजल होता है, कन्फ्यूजन होता है, आप कोई दुनिया का एक्सेप्शन नहीं है। कोई अगर सही से नहीं प्रेजेंट करेगा चीज़ों को तो आपको टाइम लगेगा। लर्निंग प्रोसेस इज़ वेरी स्लो। इसलिए फर्स्ट टाइम में अगर नहीं पढ़े हुए हैं तो मोल कॉन्सेप्ट तो एक्चुअली है ही कॉन्सेप्चुअल, पर मैं तो तक उसको आसान बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसलिए ये सिर्फ आपको डांटते रहें कि आपको नहीं आता है, ये गलत बात होगा। हाँ, बट एक बार समझाने के बाद फिर नहीं बनाते तो गलत बात होगा। अब रिडॉक्स पढ़ा दिए, उसके बाद अगर अटैक नहीं करते हैं प्रॉब्लम पे तो मुझे ख़राब लगेगा। सिखाने के टाइम पे बहुत आराम से। बट इतना तो होप करना सही था ना कि मैथमेटिक्स जानना चाहिए था थोड़ा सा। बताइए, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ये नहीं, इसमें तो अगर ये काम नहीं कोई करके आया है तब मुझे ख़राब लग रहा है। क्योंकि मैथमेटिक्स डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन अगर नहीं किए हैं, ये तो बिल्कुल आना चाहिए। इसके बिना आप 2 साल पढ़ कैसे लिए? अब पढ़ भी लिए तो ये कैसे सोच लेते कि आप बोर्ड का एग्जाम में बैठेंगे? हिम्मत का दाज देना पड़ेगा। मतलब कि बिल पावर है कि मैथमेटिक्स पे पकड़ नहीं है, लेकिन फिजिक्स का एग्जाम देने वाले हैं 12th का। मतलब कब समझते हैं कितना बड़ा कॉन्फिडेंस है? क्योंकि डेरिवेशन आता है भाई, उसमें इंटीग्रेशन आता है, राइट? अब बिना नहीं, ओवर नहीं, कॉन्फिडेंस ही है। ओके हस्बैंड, फाइंड मोलरिटी परसेंटेज वेट बाई वेट एंड मोल फ्रैक्शन। एसिटिक एसिड, हाँ, ग्राम का। अब ये सारा कुछ आपको सीपी ऑफ सॉल्यूशन में अब ज़्यादा आपको हेल्प करेगा। इस क्वेश्चन का कंप्लीट सॉल्यूशन आप लोग करेंगे। तब तो जिस स्टेट का कट ऑफ जनरल का 600 में जाता है, वहाँ तो ऐसे ही आप आउट ऑफ रेस हो जाइएगा। नहीं बताइए ना, किसी स्टेट का जनरल का कट ऑफ 600 में जाता है, जैसे बिहार का। यहाँ तो कम से कम अभी थोड़ा ही बढ़ा है, 500 प्लस में गया है। इसलिए बायो वगैरह बहुत अच्छा रखना पड़ेगा। चलिए कोई बात नहीं है। नीट का एग्ज़ाम में स्पीड ही मैटर करेगा। बहुत फास्ट करना पड़ेगा कैलकुलेशन, जानना भी पड़ेगा। टफ नहीं रहता है, लेंदी नहीं रहेगा, बट आपको फार्मूला फास्ट पुट करना पड़ेगा। ये जो पार्ट है कैलकुलेशन वाला, उसमें फास्ट होना पड़ेगा। ओके एवरीवन, इसको 2 मिनट में सॉल्व कर लेते हैं। वॉल्यूम कितना माने, मतलब 1000 ml। अकॉर्डिंग टू फार्मूला मास ऑफ सॉल्यूट 100 ग्राम। डायरेक्ट लिख दें, मास ऑफ सॉल्यूशन कितना, यहां तक सबको सही है। सॉल्वेंट का मास कितना,
1100 ग्राम। मतलब एग्जाम में सॉल्व कीजिएगा तो आप सीक्वेंस मत फॉलो कीजिए, थोड़ा फास्ट है तो दिमाग में चलते रहना चाहिए, ठीक है। उसके बाद सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन मेरे पास आ गया। क्या निकालना चाहते हैं पहले? मोलरिटी। डायरेक्ट कर दें? आप समझ गए मैंने क्या लिखा? मोल बाई वॉल्यूम, ये हो गया, कैलकुलेशन कर लीजिएगा। सेकेंड, मोलरिटी कितना? सही है। और परसेंटेज वेट बाई वेट 100 बाई कितना? उसके बाद मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का कितना टाइम लगा? तो सर कैलकुलेशन तो करना पड़ेगा, ठीक है, लेकिन रास्ता तो समझ में आ गया 1 मिनट में। 5 क्वेश्चन बना भी तो, इसमें से कोई एक आएगा आपको, राइट। ऐसा थोड़ा है कि नीट में सारा क्वेश्चन पूछा जाएगा, कोई इसमें से एक पूछा जाएगा कन्वर्सन के लिए। इसको हटाएं, लिख लीजिए। हो गया ना? ऑनलाइन स्टूडेंट, इसको हटाया जाए। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय किसका इक्विवेलेंट? सॉल्यूट का। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट आर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन व्हाट? लीटर। करेक्ट है ना? यूनिट क्या रहेगा एवरीवन? फार्मूला को सही से पकड़ के रखिएगा। यूनिट क्या होगा? इक्विवेलेंट पर लीटर। बोले इक्विवेलेंट किसका, लीटर किसका? इक्विवेलेंट सॉल्यूट का। ओके, जनरली इसको कैपिटल एन से इंडिकेट करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, ऊपर में अगर मिली इक्विवेलेंट लेंगे तो नीचे में क्या लेंगे? मिली लीटर। और मिली मिली कैंसिल, फिर क्या बचा? इक्विवेलेंट पर लीटर। यूनिट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इक्वल टू एन इंटू भी। ठीक है ना? इसका मतलब आज मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, दिस इंटू दिस इक्वल टू व्हाट? दिस। एन इंटू भी, आज के बाद प्रोडक्ट ऑफ टर्मिनिटी एंड वॉल्यूम गिव्स व्हाट? पूरा पढ़िए। नंबर ऑफ इन भी लीटर ऑफ सॉल्यूशन। भी लीटर ये बोलना पड़ेगा, राइट। भी का वैल्यू चेंज करेंगे तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट भी चेंज हो जाएगा। भी का वैल्यू चेंज करेंगे तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट भी चेंज हो जाएगा। करेक्ट ना? अब यहाँ देखिए, भी अगर लीटर में रहेगा तो मुझे क्या मिलेगा? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट। इसका मतलब है कि इसको ऐसे शॉर्टकट में ऐसे लिख लीजिए, भी इन ml, देन एन भी रहेगा मिली इक्विवेलेंट, राइट। और भी लिखते रहिएगा,
इन लीटर, देन एन भी क्या रहेगा, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट। ठीक है, इसको हटाए। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट का एक फार्मूला ये भी है, मास बाय इक्विवेलेंट वेट, करेक्ट। और रेडॉक्स में इक्विवेलेंट वेट के लिए क्या पढ़ाए थे, मॉलिक्यूलर वेट या एटॉमिक वेट बाय एन फैक्टर लिख सकते हैं ना। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इक्वल टू मास बाय इक्विवेलेंट वेट रेडॉक्स में पढ़ा चुका हूं। और नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू क्या है, बोलिए, मास बाय मॉलिक्यूलर वेट या एटॉमिक वेट जो भी रहेगा उसके अकॉर्डिंग। और इसको फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड कीजिए, मतलब मास सेम रखे हुए हैं, सेम मास में मुझे नंबर ऑफ इक्विवेलेंट भी चाहिए और सेम मास में नंबर ऑफ मोल भी चाहिए। तो मास तो सेम है, फर्स्ट डिवाइड बाय सेकंड क्या लिखिएगा, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट आर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू व्हाट, मॉलिक्यूलर वेट बाय इक्विवेलेंट वेट। और मॉलिक्यूलर वेट इक्विवेलेंट वेट के लिए लिख सकते हैं मॉलिक्यूलर वेट बाय एन फैक्टर, एन फैक्टर। जो कैंसिल हो सकता है उसको कैंसिल कीजिए, करेक्ट। अभी के लिए स्टूडेंट आप ये समझिएगा, एक कहीं पर रट लीजिए मेरे ऊपर ट्रस्ट करके, कि इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू होता है मॉलिक्यूलर वेट बाय एन फैक्टर, रेडॉक्स में आपको मिलेगा। ठीक है, तो क्या मिल गया यहाँ से, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट और डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू एन फैक्टर। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इक्वल टू ये लिख सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स इंटू एन फैक्टर। ये रिलेशन बहुत काम का है। इसको हटाएं, अब उसको हम लोग याद रखें, डेरिवेशन बस दिए थे आपको कॉन्फिडेंस के लिए, बट आज के बाद इसको याद रखिएगा, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इक्वल टू व्हाट, नंबर ऑफ मोल्स इनटू एन फैक्टर। ओके, normality is also kind of concentration, right? Normality is also type of what? Concentration. तो ये मेरा सॉल्यूशन है, सेम सॉल्यूशन का मोलरिटी भी हो सकता है, एग्री ना, और सेम सॉल्यूशन का नॉर्मलिटी भी हो सकता है, बट करेक्ट। तो मैंने सेम सॉल्यूशन का मोलरिटी या नॉर्मलिटी के लिए मान लेते हैं कि मैं इतना वॉल्यूम भी लिया,
क्या लिया? तो कोई आप सैंपल लीजिएगा तो कोई सैंपल लीजिएगा तो उसमें कुछ तो वॉल्यूम रहेगा, और उसी सैंपल में हम लोग क्या निकाल रहे थे? मोलरिटी, मोलरिटी जो भी निकाल रहे थे, उसमें एक और चीज़ अब आज के बाद ऐड हो गया, नॉर्मलिटी। करेक्ट? तो नॉर्मलिटी के लिए क्या लिखेंगे? यही है ना, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। और इसी सैंपल का, सेम सैंपल का, सैंपल सेम है तो वॉल्यूम भी तो सेम रहेगा। सैंपल सेम आप लिए हैं तो वॉल्यूम उसमें सेम रखेंगे, तो ऑब्वियसली सेम वॉल्यूम सेम रखेंगे। तो मोलरिटी, मोलरिटी के लिए क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ मोल्स और डिवाइड बाय, चलिए एक काम कीजिए, फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड कीजिए। फर्स्ट डिवाइडेड बाय सेकेंड, तो नॉर्मलिटी डिवाइड बाय मोलरिटी इक्वल टू क्या हो गया? क्या वॉल्यूम वॉल्यूम कैंसिल हो जाएगा? बचेगा क्या? ऊपर में क्या बचेगा? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, और नीचे में क्या बचेगा एवरीवन? नंबर ऑफ मोल्स। और नंबर ऑफ इक्विवेलेंट के लिए क्या लिखेंगे? यहां देखिए तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट के लिए यहां पे पुट कीजिए n फैक्टर इनटू नंबर ऑफ मोल्स। क्या मोल मोल कैंसिल हो जाएगा? बचेगा क्या? n फैक्टर। क्या बचेगा? पुट कीजिए और कैंसिल कीजिए, बाद में भूल जाइएगा। जिसको भी बॉक्स में कर रहे हैं वो आपके शॉर्ट नोट्स में रहेगा, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन का, यहाँ देखिए, कॉन्सेंट्रेशन का 4 पेज का शॉर्ट नोट्स बना लीजिएगा भाई, बहुत कमाल का हो जाएगा। उसमें परसेंटेज वेट बाई वेट, परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम अगर दिया रहता है, क्या मानना चाहिए, तो एग्जाम के टाइम पे क्विक रिवीजन हो जाएगा। तो इस ईगो में नहीं कि मैं कुछ भी मान के बना लूँगा, मतलब हम लोग को कुछ भी मान के बनाना नहीं है। हम लोग को क्या सटीक रहेगा मेरे लिए, रास्ता किस में आसान रहेगा वो ज़्यादा मैटर करेगा। टाइम बाउंड्री, राइट, ये हो जाएगा। ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी होता है, पता है कि नहीं? कंडक्टेंस में मोलर कंडक्टेंस एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, राइट, तो वहाँ पे यूज करेंगे इन सब कॉन्सेप्ट का। मतलब आज के बाद कहीं भी यूज कर सकता हूँ। और पीछे का जितना भी मैंने कन्वर्सन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन का प्रॉब्लम लिया, सब में एक एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा। अब फाइंड आउट ऑल्सो नॉर्मलिटी, तो जहाँ जहाँ मोलरिटी निकल गया, क्या वहाँ नॉर्मलिटी नहीं निकाल लेंगे? जस्ट बाई मल्टीप्लाइंग मोलरिटी को किससे, तो नॉर्मलिटी निकालने का आज के बाद 2 मेथड। नॉर्मलिटी निकालने का लिए आज के बाद 2 फार्मूला, एक तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, पहला जो उसका एकदम कोर ओरिजिनल, और दूसरा क्या, मोलरिटी इनटू, जहाँ पे जैसा सुविधा रहेगा। अगर मोलरिटी दिया हुआ है तो जानबूझ के आप एल मुझे मार्क क्यों करेंगे? मोलरिटी दिया हुआ है भाई, n फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, ये नहीं कि नहीं मुझे आता है वो फार्मूला। आपके पास अब 2 फार्मूला है, कौन कौन सा? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, और दूसरा मोलरिटी दिया रहेगा तो मोलरिटी इनटू। तो सर इसमें सबसे बड़ा बात तो n फैक्टर रहेगा। हाउ कैन वी फाइंड आउट द n फैक्टर? 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट रुकिए। सारा रिएक्शन आपका रेडॉक्स रहेगा? इज इट पॉसिबल कि सारा रिएक्शन रेडॉक्स रहेगा? नहीं रहेगा, करेक्ट। तो रिडॉक्स का तो n फैक्टर निकालने के लिए रिडॉक्स में सिखा चुके हैं, राइट। मेरा 7 डेज 8 डेज का आउट ऑफ सेशन रहूँगा, उतना दिन पूरा मेकअप कर लीजिएगा, जितना भी वीडियो देखकर जैसे भी मेकअप करना है। और आप लोग के न्यू स्टूडेंट, ऐसा नहीं कि सर मैं भी छुट्टी ले लिया
टाइम को बढ़िया यूज। जितना भी न्यू स्टूडेंट है प्लीज़ उसको मेकअप कर लीजिए, क्योंकि क्लास लग नहीं रहा है लेकिन बहुत फुल स्विंग में क्लास चल रहा है, सुबह शाम सुबह शाम। तो एक एक दिन में 4-4 क्लास हो जा रहा है ना, 5-5 क्लास। सांस लेने का फुर्सत नहीं है, राइट। नहीं, मेरा भी मजबूरी था, लेकिन सिलेबस देखिए, एक काम किए तो एक तो फ़ायदा हुआ। और सीपी का मैं प्रॉब्लम प्रैक्टिस करवा दूंगा, 70 प्रॉब्लम करवाते करवाते तो आप रिदम में आ जाइएगा। तो क्लास असाइनमेंट फर्स्ट और सेकंड मिला के तो 70 है ही, 58 + 22 मोर देन 70, 80 से ज़्यादा हो गया। इतना के बाद में अगर आप रिदम में नहीं आते हैं, फ्लो में नहीं आते हैं, मतलब आप कुछ ट्राई ही नहीं करना चाह रहे हैं। सीपी में कितना फार्मूला? हार्डली 10, हार्डली क्या है, 10 है ना। पी एस इक्वल टू पी नॉट एक्स है, एक्स है पी नॉट ए प्लस एक्स बी पी नॉट बी, पहला फार्मूला। फिर पी ए इक्वल टू पी ए, रॉल्स प्लस डाल्टन। फिर 1/PS इक्वल टू व्हाट, एक्स नॉट ए बाई एक्स डैश ए बाई पी नॉट ए, एक्स डैश बी बाई पी नॉट बी। एक फार्मूला ये हो गया। फिर ग्राफ हो गया, वहाँ पे मेन कॉन्सेप्ट क्या था, ग्राफ था। फिर पॉजिटिव डिविएशन, नेगेटिव डिविएशन, तो वो सब तो कॉन्सेप्ट है ना। फार्मूला का बात किया जाए तो हार्डली 10 या 12 फार्मूला होगा, तो 3 पेज में आ जाएगा। और उसमें कुछ की पॉइंट लिख लीजिए। न्यूमेरिकल तो फार्मूला से ही बनने वाला है। ओके, चलिए स्टूडेंट, यहाँ देखिए, तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या है, एक मिनट सर, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट के लिए तो एक आपने पढ़ाया नंबर ऑफ, बोलिए, मोल्स इनटू एन फैक्टर। एन फैक्टर बोलते हैं नॉर्मलिटी फैक्टर। और नंबर ऑफ मोल्स नहीं दिया हुआ है, मास दिया हुआ है, तब क्या यहाँ से नहीं निकल सकता है? जैसा सुविधा रहेगा वैसा यूज करेंगे। ये हो गया। अब यहाँ पे है कि सर अब मुझे एन फैक्टर निकालने का तरीका पता चल जाए, तो क्या हम लोग एन फैक्टर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पढ़ चुके हैं? रेडॉक्स में पढ़ चुके हैं, इसको अब दोबारा नहीं पढ़ाऊंगा। ये हम लोग सीख लिए एन फैक्टर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग रेडॉक्स रिएक्शन में, करेक्ट। तो रेडॉक्स रिएक्शन रहेगा, तो रेडॉक्स रिएक्शन रहेगा तो वहाँ पर निकाल लीजिएगा क्या, एन फैक्टर ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट निकाल लेंगे, करेक्ट। मतलब रेडॉक्स वाला पार्ट का एन फैक्टर हम लोग को आता है। अब बाकी इसको छोड़कर किसका किसका एन फैक्टर चाहिए होगा आपको? एसिड का, बेस का एंड सॉल्ट का। बाकी अगर रेडॉक्स रिएक्शन रहेगा तो रेडॉक्स के हेल्प से भी निकाल सकते हैं ना। फॉर एग्जांपल सर C + O2 CO2 हो गया, क्या हो गया? तो भाई यहाँ पे रेडॉक्स रिएक्शन है, क्या यहाँ पे रेडॉक्स का कॉन्सेप्ट से कार्बन का नहीं निकाल सकते हैं? कितना, 1 × 4 - 0 इक्वल टू व्हाट, एन फैक्टर ऑफ कार्बन इज व्हाट, 4। ऑक्सीजन का कोफिशिएंट 1:1 है ना। तो ये भी तो सिखाए थे कि किसी भी बैलेंस रिएक्शन को हम लोग कैसे कोफिशिएंट निकालेंगे, कोफिशिएंट की हेल्प से, तो वहाँ निकल जाएगा। तो वैसे निकाल सकते हैं, करेक्ट है। बट इस पर मैं काम करूँगा, घबराइए नहीं। नॉर्मलिटी को बिल्कुल शॉर्टकट नहीं लेंगे। अब लिखिए एन फैक्टर ऑफ एसिड, पहले इसको समझिएगा, उसके बाद मैं डिफाइन करूंगा। यहाँ देखिए, HCl का 1 मॉलिक्यूल व्हेन डिजॉल्व इन वाटर गिव्स हाउ मेनी H+? 1। तो आज के बाद किसी भी एसिड का 1 मॉलिक्यूल है, शॉर्टकट
वाटर में डिजॉल्व करने के बाद जितना H+ देगा उसी को हम लोग बोलते हैं बेसिसिटी ऑफ एसिड। पढ़िए, उल्टा पढ़ते हैं, है एसिड, पढ़ते क्या है? बेसिसिटी ऑफ एसिड। और जो बेसिसिटी ऑफ एसिड है वही उसका एन फैक्टर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एन फैक्टर। याद रहेगा? बट तो इसको हम लोग पढ़ेंगे HCl को मोनोबेसिक एसिड। क्या पढ़ते हैं? मोनोबेसिक एसिड। लेकिन सर जहाँ पे H2SO4 है वहाँ पे नहीं, अब यहाँ पे कंफ्यूजन है। H2SO4 के पास हाउ मेनी एसिडिक हाइड्रोजन? 2। तो डिपेंडिंग, अगर इफ रिएक्शन इज नॉट मेंशन, अगर रिएक्शन मेंशन नहीं किया हुआ है, मैं इसमें केस बना के लिखवा दूंगा, आप लोग नहीं तो बाद में भूल जाइएगा। तो इफ रिएक्शन इज नॉट मेंशन तब तो इसका मैक्सिमम बेसिसिटी लेते हैं। क्या लेते हैं? मैक्सिमम बेसिसिटी। और मैक्सिमम बेसिसिटी कितना हो सकता है? 2। समटाइम्स ऐसा रहेगा ना कि सिंपली मैं आपसे बोल दूंगा व्हाट द एन फैक्टर ऑफ H2SO4, और आपको ये बोला ही नहीं कि किस रिएक्शन के लिए मैं बात पूछ रहा हूँ। रिएक्शन इज नॉट गिवन, तब इसका क्या लेना है? 2। बट अगर रिएक्शन दिया रहेगा तो ऐसा भी तो हो सकता है किसी रिएक्शन में 1H+ दे, और किसी रिएक्शन में 2 दे, और किसी में 3 दे। 3 कहाँ से देगा भाई? मैक्सिमम कितना दे सकता है? 2 दे सकता है, राइट? तो ऐसा भी हो सकता है कि रिएक्शन दिया रहेगा तो फिर रिएक्शन देखकर उस रिएक्शन में इसका एक मॉलिक्यूल कितना H+ दिया, उस रिएक्शन में उसका एक मॉलिक्यूल कितना दिया। इसका मतलब है कि ये हो गया डाई बेसिक। क्या है? तो डाई बेसिक में 2 केस बनाएंगे, रिएक्शन इज गिवन और रिएक्शन इज नॉट गिवन। 2 केस हो जाएगा। इफ रिएक्शन इज नॉट गिवन तो मैक्सिमम लेंगे, बट इफ रिएक्शन इज गिवन देन डिपेंडिंग अपॉन रिएक्शन लेंगे। करेक्ट है ना? समझ में आ गया? ओके। लिखिए, बेसिसिटी ऑफ एसिड, बेसिसिटी ऑफ एसिड is called n factor of acid. Basicity of acid is called n factor of acid. एक और पॉइंट लिखिएगा, number of H+ given by one molecule of acid, number of H+ given by one molecule of acid when it dissolve in water, when it dissolve in water is called basicity of acid, is called basicity of acid. हो गया? अब पहला हेडिंग बनाइएगा, मोनोबेसिक एसिड। एक मिनट, मोनोबेसिक एसिड का मतलब उसके एक मॉलिक्यूल में मैक्सिमम कितना एसिडिक हाइड्रोजन रहेगा? 1 रहेगा। ये लिखवाने का रिक्वायरमेंट है या समझ में आ गया है? मोनोबेसिक पूरा एक चैप्टर ही है भाई इस पे। कोई एक ज़माना था 1990 से 2000 के बीच में जिसमें एक चैप्टर होता ना, किसी चैप्टर का भी अपना टाइम। तो एक चैप्टर है जिसका नाम है टाइट्रेशन वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, RC मुखर्जी में देखिएगा है भाई। 90 से 2000 के बीच में IIT का 10-10 मार्क्स का क्वेश्चन आता था, और हर साल एक क्वेश्चन। मतलब फॉर एग्जांपल एक ज़माना था जिसमें न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन ऑफ फ्रिक्शन पुली वाला प्रॉब्लम होता था। धीरे वो ज़माना जा रहा है। अब उसमें मैं अगर 10 पुली लगा के क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करूँ तो वेस्टेज ऑफ एनर्जी, वेस्टेज ऑफ टाइम। 10 पुली कभी आएगा? 2 पुली ही से बन दीजिए भाई। HC बनाओ तो मैक्सिमम 2 या 3 पुली ही लिए हैं। इसलिए मैं अपना इंप्रेशन क्रिएट करने के लिए 10 पुली लगा दें तब खराब रहेगा, वैसा आएगा ही नहीं, एनर्जी वेस्ट है, राइट? तो मोनोबेसिक एसिड का एग्जाम्पल HCl, बोलिए HBr, कुछ आप लोग भी तो रिकॉल कीजिए, HI। चलिए, इसको लिखने में थोड़ा डर लगता है, बोलिए क्यों?
हाईली रिएक्टिव नहीं है, देता ही नहीं है H+, देकर भी ले लेता है ड्यू टू स्ट्रॉन्ग H बॉन्डिंग। ड्यू टू, आप लोग मजाक मत कीजिए, एक्चुअली ये क्या है, इसको हम लोग HF को यूज करते हैं कैटलिटिक अमाउंट ऑफ H+ कहीं देना हो तो, क्योंकि इसके बीच में क्या रहता है, ये अगर दे भी दिया ना तो F- और H+ के बीच में स्ट्रॉन्गेस्ट H बॉन्डिंग बनेगा। तो कुछ ऐसा इंसान है कि दिखाने के लिए कहीं पे दे दिया, वापस आपसे ले लिया, राइट, बट बोल दिया तो ले लिया जाए। उसके बाद HNO3 और HNO2, राइट, और बोलिए कुछ नहीं समझ में आता तो एटसेट्रा लिखिए। बेसिसिटी कितना होगा, 1। N फैक्टर कितना रहेगा? ओके स्टूडेंट, इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू व्हाट? मॉलिक्यूलर वेट बाई N फैक्टर। और N फैक्टर यहाँ पे क्या है? 1 है। N फैक्टर कितना है? इसका मतलब सर अगर N फैक्टर 1 रहेगा तो जो मॉलिक्यूलर वेट रहेगा वही मेरा इक्विवेलेंट वेट रहेगा, करेक्ट ना? आज के बाद अगर N फैक्टर, ये तो पहले भी पढ़ चुके हैं, इफ N फैक्टर इज 1 तो जो मॉलिक्यूलर वेट रहेगा वही क्या रहेगा, लिख लीजिएगा, ठीक है ना? इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट और एटॉमिक वेट और डिवाइड बाय व्हाट? N फैक्टर। और N फैक्टर पूरे केमिस्ट्री में हम लोग किसका किसका चाहिए होगा जनरली? एक तो रेडॉक्स रिएक्शन का। अब रेडॉक्स रिएक्शन में वो इससे हो सकता है ना कि सर मेटल का ऑक्साइड का चाहिए, ऐसे आपको दिमाग में आएगा। तो मेटल का ऑक्साइड का चाहिए तो मेटल प्लस ऑक्सीजन रिएक्ट करेगा ना, तो रेडॉक्स में आ गया। तो आपको लगेगा नहीं सर तो इस कैटेगरी को लिए नहीं, बट मैं रेडॉक्स बोलने का मतलब बहुत बड़ा डोमेन बोल दिया। कार्बन डाइऑक्साइड का C+O2 रेडॉक्स, तो क्या वहाँ से नहीं निकल जाएगा? निकल जाएगा। लेकिन कैल्शियम कार्बोनेट, लेकिन डिपेंडिंग अपॉन कि CO2 का सोर्स क्या है, ऐसा भी तो हो सकता है कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करेंगे, किसको? क्या मिलेगा? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। बट कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 और रेडॉक्स का एग्जाम्पल नहीं है, वो क्या है? नॉन रेडॉक्स का एग्जाम्पल है। रेडॉक्स होने के लिए क्या चाहिए? ड्यूरिंग होल रिएक्शन एटलीस्ट 1 एलिमेंट का ऑक्सीजन नंबर शुड बी चेंज्ड। अगर नहीं चेंज हुआ है तो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ व्हाट? नॉन रेडॉक्स, करेक्ट है ना? ओके डाइबेसिक एसिड, इसमें आप इसको भी रख सकते हैं स्टूडेंट, HClO, HClO2, करेक्ट है ना? HClO3 और मैं पढ़ रहा हूँ नाम, हाइपोक्लोरस, क्लोरस, क्लोरिक, परक्लोरिक, ठीक है? ठीक है ना? डाइबेसिक एसिड का एग्जाम्पल H2SO4, H2SO3, H2CO3 एटसेट्रा। बट डाइबेसिक एसिड का मैं N फैक्टर ऐसे ब्लाइंडली डिफाइन नहीं करूंगा, इसमें 2 केस लूंगा। कितना केस? जहां भी मॉलिक्यूल के पास अगर एक से ज़्यादा एसिडिक हाइड्रोजन हो गया तो डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन तो उसमें केस 1 बनाइए। इसमें केस फर्स्ट, if reaction is not given in the problem, if reaction is not mentioned in the problem, if reaction is not mentioned in the problem, then maximum basicity of acid, then maximum basicity of acid should be taken as N factor. If reaction is not given in the problem, then maximum basicity of acid should be taken as N factor. इसमें फर्स्ट केस के लिए इन सारे का N फैक्टर कितना लेंगे? 2 लेंगे। कितना लेंगे? तो इस केस के लिए N फैक्टर लिख लीजिएगा, तो इस केस के लिए N फैक्टर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा।
तो इक्विवेलेंट वेट कितना होगा भाई, बोलिए, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय 2। या इस केस के लिए इसके 1 मोल में कितना इक्विवेलेंट रहेगा? फॉर दिस केस फर्स्ट के लिए इसका 1 मोल में 2 इक्विवेलेंट। अभी तो पढ़े थे नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इक्वल टू व्हाट, नंबर ऑफ मोल इनटू n फैक्टर, करेक्ट। सेकंड केस लिखिए, एकदम सिस्टमैटिक लिखिएगा। क्लास के बाद आप मुझसे मिल के जाइएगा और बाकी लोग भी मिल कर जाएंगे जिनको मैं ग्रुप में ऐड नहीं किया हूँ, जो भी अभी तक नए ही नहीं ऐड हो पाए हैं, प्लीज़ मिल लीजिएगा। हाँ तो सामने ऐड कर लूँगा। एक्चुअली क्लास लेते रहते हैं स्टूडेंट, मतलब और वहाँ पे बैठते हैं तो बहुत सारा पेपर वगैरह, मतलब इस सेशन में इस बैच के लिए आप यकीन मानिए मैं अपने आप को आपके बैच के साथ 100% एसोसिएट कर लिया हूँ। मतलब ये सोचकर नहीं कि मेरे पास कौन वीक बच्चा आया है, कौन स्ट्रॉन्ग आया है, या कौन कितना तेज है। तो ऑनेस्ट बैक, मतलब शायद ही किसी बैच में इतना टेस्ट मैं पिछले 10 साल में लिया होगा जितना मैं आपके बैच में लेने वाला हूँ। क्योंकि पहले इतना टेस्ट नहीं लेते थे, आप लोग भी जानते हैं 11th क्लास में पढ़ रहे थे तो। बट मुझे लगता है कि सिर्फ बच्चे को कहानी सुनना बहुत अच्छा लगता है। टीचर पढ़ाते रहें, सॉल्व करते रहें, अपना बढ़िया से नोटबुक कर रहे हैं, स्ट्रेस माइंड पे कम पड़ रहा है। बट मुझे लगता है कि थोड़ा थोड़ा स्ट्रेस देना पड़ेगा, ज़्यादा नहीं। जैसे कल मैं 11th के बच्चों को बस 8 क्वेश्चन का टेस्ट लिया हूँ फिजिक्स का, 25 मिनट्स। वो 25 मिनट्स में तो उसका माइंड फंक्शन करेगा, स्ट्रेस लेगा, ऐसे ही धीरे धीरे तो डेवलप होगा। अब बोले हैं उनको कि बस 5 ही क्वेश्चन दूंगा 25 मिनट्स। मेरा क्लास 4 से 6 है तो मैं 4:30 में इन करूँगा, और 5 क्वेश्चन 25 मिनट्स। बट 5-5 क्वेश्चन ही लेते रहेंगे तो वीक में 15 क्वेश्चन हो गया। मैं नंबर जोड़ा हूँ 5, बट वो 5 इंटू कितना हो गया, महीना में कितना हो गया जस्ट। तो थोड़ा थोड़ा करके पता भी नहीं चलेगा। कल तो 15 क्वेश्चन का रिडॉक्स कर दिए, आज 15 कर लीजिएगा, तो ऐसे आपको 15 क्वेश्चन का, अच्छा 15 ही तो है, उसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो बहुत बड़ा नंबर आ जाएगा। और 10 अगर डीपी पे ले लिए, एक 150 क्वेश्चन तो मैं यहाँ पे सॉल्व करवा दिया, और घर पे आप सॉल्व कीजिएगा। समझते हैं कितना भयानक तैयारी होने वाला है। तो इसी बात पे कैटलिस्ट का पब्लिसिटी कर देना है। ऑनलाइन में तो ऑनलाइन में का टेस्ट के लिए, ऑनलाइन का टेस्ट में जो आपको PDF शेयर कर रहा हूँ, आप अपने साथ ऑनेस्ट रहिए और घर पे टेस्ट दीजिए। क्योंकि इतना सारा वेरिएशन, किसी को इतना सारा पेपर सेट करना है, कितना ऑनलाइन में अपलोड करते रहेंगे। इसलिए PDF जो शेयर करता हूँ उसको प्रिंट आउट निकाल के घर पे देते रहिएगा, ठीक है। तो आप घर पे टेस्ट दे रहे हैं तो ऑनलाइन अगर पेपर सेट भी कर दिया ऐप पे, तो जैसे निहार मुझे कल आए, बोले कि सर मैंने गूगल में सर्च किया था, इसका आंसर ये है। तो भाई वो तो आपके ऑनेस्टी पे है ना, चाहे ऐप में रहे या PDF फाइल का ही प्रिंट आउट कीजिए। ऑनलाइन में तो टोटली आपके ऑनेस्टी पे है, क्योंकि ऑनलाइन में तो मैं देख नहीं रहा हूँ। इसलिए यहाँ पे टेस्ट थोड़ा सा फेयर रहेगा। बट जिनका कुछ प्रॉब्लम है, जो यहाँ पे नहीं आ सकते हैं, और मैं फोर्स भी नहीं कर सकता हूँ, बट अगर आप गुवाहाटी शिफ्ट करते हैं तो मुझे लगता है कि मच बेटर है। ये मैं सिर्फ सजेस्ट कर सकता हूँ, ऐसा नहीं कि सर कोरोना के टाइम पे मुझे बुला लिया है, क्योंकि अभी तो मैं किसी को नहीं बोल सकता हूँ। चलिए सेकंड केस में, इफ रिएक्शन इन मेंशन इन द प्रॉब्लम then n factor of acid depending upon reaction, then n factor of acid depending upon, एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। यहाँ देखिए, सिंपली क्वेश्चन रहेगा इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2SO4, बाकी कुछ भी नहीं मैंने बोला। रिएक्शन दिया, इस सेंटेंस में कहीं पर रिएक्शन है, तब इक्विवेलेंट वेट क्या लिखेगा, क्या रहेगा, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाई 2, 98/2 कितना 49। मैंने सेकंड केस में लिखा कि इफ रिएक्शन इज मेंशन इन द प्रॉब्लम देन n फैक्टर डिपेंडिंग अपॉन व्हाट, रिएक्शन। और उसके बाद मैंने एग्जांपल लिया इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2SO4। क्या इस सेंटेंस में कहीं पर रिएक्शन दिया हुआ है, किसके साथ रिएक्ट करेगा, तो क्या लीजिएगा, मैक्सिमम बेसिसिटी कितना है, 2 है, इक्वल मॉलिक्यूलर वेट बाई 2, 49 हो जाएगा।
अब सेकेंड एग्जाम्पल ले रहा हूँ, H2SO4 अब प्लस ए रिएक्शन दिया रहेगा स्टूडेंट आपको। अगर रिएक्शन देकर पूछेंगे तो ऑब्वियसली रिएक्शन दिया रहेगा, मतलब यहाँ पर जानबूझ के मेंशन क्या रहेगा, 1 मोल एंड 1 मोल, 1:1, 1:। अब यहाँ देखिए इसके पास कितना एसिडिक हाइड्रोजन था, ए बना है, कितना बचा रह गया इसके पास, एक तो इस सॉल्ट में रह गया ना, और यहाँ का H प्लस और यहाँ का OH माइनस मिलकर क्या बनता है, वाटर। तो यहाँ का H प्लस है, यहाँ का OH माइनस, वाटर H2O, 1 मोल ऑफ वाटर बना है। तो ये एसिड इस रिएक्शन में अपना कितना H प्लस दिया था, 2, एक यहाँ सॉल्ट में ही है, तो सॉल्ट में बचा हुआ है वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में नहीं गया भाई, उसके बाद बचा रह गया, राइट। और इस सॉल्ट को हम लोग बोलेंगे एसिडिक सॉल्ट। क्यों, एसिडिक हाइड्रोजन बचा हुआ है, क्या बचा हुआ है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज व्हाट, एसिडिक सॉल्ट, करेक्ट। तो यहाँ पे इस रिएक्शन में n फैक्टर ऑफ, इस एग्जाम्पल में मतलब रिएक्शन दे दिया, n फैक्टर ऑफ H2SO4 कितना लिखिएगा, 1 लिखेंगे, करेक्ट, ठीक है ना। तो इक्वल, लेकिन यहाँ इस बात का भी ख्याल रख लीजिएगा, n फैक्टर डिफाइन फॉर 1 मॉलिक्यूल, समटाइम्स कंफ्यूज करने के लिए इसका जान के कोफिशिएंट 2 बना देंगे। तो n फैक्टर डिफाइन फॉर 2 मॉलिक्यूल्स या 1 मॉलिक्यूल्स, 1 मॉलिक्यूल्स, करेक्ट है ना। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2SO4 इस केस में क्या हो जाएगा, यस 98/1, 98। अब देखिए इस टाइप का सिचुएशन में मैं अपने टाइम पे बहुत कंफ्यूज होता था कि कहीं पे सॉल्यूशन देखते थे, कहीं पे, जिसको नॉलेज है वो तो अपना माइंड में कैलकुलेट करके डायरेक्ट लिख देंगे। तो सॉल्यूशन में कहीं कहीं पे देखते थे कि कहीं पे 49 लेते हैं, कहीं पे 98। अब मैं इसी में घूम रहा हूँ, 49 और 98, और वहाँ पे कोई हाथ पकड़ के थोड़ा सा 2 मिनट मुझे समझाया तक नहीं, ऐसा रहेगा तो ऐसा, ऐसा रहेगा तो ऐसा। बाद में देखते देखते चीज़ों को पढ़ते पढ़ते अपने आप को डेवलप करना है, राइट। तो यहाँ पे क्या रहेगा 98। इसका मतलब ओके, इसका मतलब सर पॉलीबेसिक एसिड का इक्विवेलेंट वेट वेरिएबल हो सकता है, एग्री। पॉलीबेसिक एसिड का इक्विवेलेंट वेट डिपेंडिंग अपॉन रिएक्शन, रिएक्शन पे भी डिपेंड करता है, करेक्ट ना। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, H2SO4 प्लस 2NaOH, इस रिएक्शन में क्या रहेगा, Na2SO4 प्लस 2H2O। इस रिएक्शन में इसका एक मॉलिक्यूल कितना H प्लस दिया, अब एक यहाँ पे एक भी है नहीं है, तो n फैक्टर कितना हो जाएगा किसका, H2SO4 का 2। तो इक्विवेलेंट वेट कितना हो जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट 98/249। तो पूरा कंप्लीट एक क्लास, नेक्स्ट क्लास चलेगा नॉर्मलिटी का। अब फिर हम लोग मोल कॉन्सेप्ट का क्लास असाइनमेंट में जो कॉन्सेंट्रेशन का प्रॉब्लम है एक्सरसाइज में, छोटा छोटा लेकिन ट्रिकी अच्छा प्रॉब्लम है, उसको मैं सॉल्व करूँगा, ठीक है। द कॉन्सेंट्रेशन अभी मान के चलिए कि 2-3 क्लास चलेगा। क्या बोले, हाँ हाँ, फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखिए, ध्यान से देखिएगा, ये सिर्फ इनके लिए। ये बैलेंस है 2HCl प्लस CaOH होल 2, CaCl2 प्लस 2H2O। अब यहाँ पे HCl का कितना H प्लस गया, 2 OH माइनस है ना, करेक्ट। तो यहाँ से कितना गया है, बोलिए हाँ या ना। बट 2H प्लस 2HCl मिलकर दिया है, 2H प्लस कितना, यहाँ से मिला भाई 2OH माइनस, तो 2H माइनस का कितना रिएक्ट होना पड़ेगा, 2H प्लस। तो इसका 2 मॉलिक्यूल मिलकर 2H प्लस दिया है, तो एक मॉलिक्यूल कितना दिया है, 1। ये मैं समझाना चाह रहा था। समटाइम्स ऐसा हो सकता है कि इसका कोफिशिएंट 2 हो, तो आपको मैं पूछूंगा इस रिएक्शन में कितना H प्लस दिया गया बाई एसिड, तो बोलिएगा 2, बैलेंसिंग में तो यही दिखेगा, बट 2 कितना मिलकर दिया, बट n फैक्टर 2 मॉलिक्यूल के लिए डिफाइंड है या 1, तो अप्लाई योर कॉमन सेंस, हो जाएगा। ओके, आज के लिए इतना है। तो
बाकी तो क्या करना है पता ही है।